नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार को और तेज करेगी कांग्रेस। 29 सितंबर को प्रियंका गांधी करेंगी रैली। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के चुनाव क्षेत्र सुजानपुर में भरेंगी हुंकार। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को राज्यपाल ने दी मंजूरी। 27 सितंबर को बुलाया जाएगा विशेष सत्र। पहले 22 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही थी मान सरकार, तब राज्यपाल ने नहीं दी थी मंजूरी। सोमवार को जम्मू में अपनी नई पार्टी को लॉन्च करेंगे पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। बोले, पार्टी का नाम और झंडा दोनों हो गए हैं फाइनल, अब ऐलान की बारी। अब भगत सिंह के नाम पर जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एयरपोर्ट का नाम बदलने का किया ऐलान। सभी दलों ने किया स्वागत। तो ये थी सुर्खियां और अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है विपक्षी एकता से। हरियाणा में जुटे विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को यह साफ संदेश दे दिया कि 2024 में दिल्ली की सत्ता से बीजेपी की विदाई पक्की है। और नीतीश ने क्यों कहा ये तीसरा नहीं पहला मोर्चा है, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी अंकिता भंडारी मामले में फंसती बीजेपी सरकार की। साथ ही आपको बताएंगे कि राजस्थान को लेकर क्या है अशोक गहलोत की रणनीति। इसके साथ ही चर्चा करेंगे भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से कैसे कांग्रेस से पिछड़ रही है बीजेपी। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों की सटीक और पूरी जानकारी देंगे हम आपको। तो बढ़ते हैं आगे आज की बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, 2024 के लिए नीतीश कुमार की सक्रियता रंग लाने लगी है। आज हरियाणा के फतेहाबाद में हुई सम्मान दिवस रैली में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, नीतीश और तेजस्वी के साथ विपक्ष के तमाम नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ चुनावी शंखनाद किया। नीतीश ने एक बार फिर बीजेपी को ललकारते हुए साफ कर दिया कि 2024 में देश की सत्ता से बीजेपी बाहर होने वाली है। चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती पर हरियाणा के फतेहाबाद में विपक्षी गठबंधन का पहला शक्ति प्रदर्शन था और इस शक्ति प्रदर्शन में तमाम राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे। बिहार से सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, एनसीपी चीफ शरद पवार, अकाली दल के प्रधान प्रकाश सिंह बादल, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के साथ ही शिवसेना और दूसरी पार्टियों के तमाम नेता मंच पर दिखाई दिए। निशाने पर था 2024 का लोकसभा चुनाव और मोदी सरकार। मंच से नीतीश ने मोदी सरकार को ललकारते हुए कहा कि 2024 विपक्षी दल एक साथ आए तो दिल्ली में बदलाव तय है। नीतीश ने कहा कि विपक्षी मोर्चा तीसरा मोर्चा नहीं है, ये पहला मोर्चा है। हम सभी को एक रहना है, एक रहेंगे तो ही मजबूत रहेंगे। मैं कांग्रेस सहित सभी दलों को एक मंच पर आने का आग्रह कर रहा हूं। हम एक होंगे तो बीजेपी को 2024 में आसानी से हरा देंगे। मैं पीएम पद का उम्मीदवार नहीं हूं, मेरी कोशिश सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने की है। बिहार में आज 7 पार्टियां एक साथ काम कर रही हैं। बीजेपी के पास 2024 के चुनाव में जीतने का कोई मौका नहीं है। इसके अलावा नीतीश ने कहा कि देश में हिंदू और मुसलमानों में कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी गड़बड़ी पैदा कर मतभेद पैदा करना चाहती है। रैली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने लंबे समय तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने किसान नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का वादा किया, उसे भी पूरा नहीं किया। किसानों की समस्या का मोदी सरकार कोई समाधान नहीं निकाल पाई। अब 2024 में सत्ता परिवर्तन के साथ ही किसानों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। जबकि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तो एनडीए के होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज देश में जो स्थिति बनी हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी चाहती है कि इस देश का सब कुछ समाप्त हो जाए, केवल भाजपा, संघ और उनके कुछ साथी रह जाएं। अब कोई एनडीए नहीं है। शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू जैसे बीजेपी के सहयोगियों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए इसे छोड़ दिया है। विपक्षी नेताओं की इन तेवरों से साफ है कि 2024 की जंग बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी। अब विपक्ष आर या पार के मूड में है, तो इधर अंकिता भंडारी के मामले में भी उसका परिवार आर या पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुका है। फिलहाल उत्तराखंड की बीजेपी सरकार इस मामले में घिरती नजर आ रही है,
क्योंकि अंकिता के परिवार ने जांच पर ही सवाल उठा दिए हैं। उत्तराखंड में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता के बेटे के रिजॉर्ट्स में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी मामले में लोगों का गुस्सा लगातार तीसरे दिन भी उफान पर है। उत्तराखंड में अंकिता के होम टाउन श्रीनगर में सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं ने अंकिता के फोटो वाली तस्वीरें उठाकर इंसाफ की मांग की। इससे पहले शनिवार को नाराज लोगों ने आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट्स को निशाने पर ले लिया था। साथ ही रिजॉर्ट्स पर हुई बुलडोजर कार्रवाई भी अब सवालों में आ गई है। अंकिता के भाई ने कहा है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हुआ है और बुलडोजर कार्रवाई रिजॉर्ट से सबूत मिटाने के लिए की गई है। ऋषिकेश के डीएम विवेक जोंगदड़े ने सफाई देते हुए कहा कि रिजॉर्ट्स पर बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया, इसकी जांच की जा रही है। इधर अंकिता की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पानी में डूबने की वजह से उसकी जान गई। अंकिता के शरीर पर चोट के निशान भी मिले। अंकिता का परिवार एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। अंकिता के पिता ने मांग की है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें क्यों नहीं दी जा रही। न्याय का तकाजा कहता है कि सरकार को गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। परिजनों की बात सुननी चाहिए। लापरवाही करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए व फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषियों को सजा दी जाए। इसके बाद प्रियंका ने एक और ट्वीट किया। उत्तराखंड की अंकिता के साथ परेशान करने वाली घटना घटी, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन केवल दिखावटी कार्रवाई तक सीमित है। जरा सोचिए कि अंकिता के माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। परिजनों का सवाल है कि घटना के सबूतों को क्यों मिटाया जा रहा है। अंकिता मामले में लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद श्रीनगर पहुंचे अंकिता के शव का अंतिम संस्कार करने से परिवार ने मना कर दिया, लेकिन बाद में राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के परिजनों से बात की। सीएम धामी ने दावा किया है कि परिजन अंकिता के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। क्या अंकिता के मामले में बीजेपी दिखावटी कार्रवाई कर रही है? ये तो कुछ वक्त में साफ हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के बढ़ते सियासी पारे की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जब से सीएम अशोक गहलोत का नाम सामने आया है, तब से राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि गहलोत के बाद कौन होगा राजस्थान का सीएम। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, यह सवाल लगातार सियासी गलियारों में गूंज रहा है। इसका जवाब 19 अक्टूबर को सबके सामने होगा, लेकिन इससे पहले ये साफ हो गया है कि 24 साल बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष कोई गैर गांधी सदस्य बनेगा। इस रेस में अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे है। गहलोत के आगे आने से अब राजस्थान में नए सीएम की खोज तेज हो गई है, जिसमें सचिन पायलट की ताजपोशी के संकेत मिल रहे हैं। इन संकेतों को बल अशोक गहलोत के बयान से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है और अब मैं चाहता हूं कि राजस्थान की कमान नई पीढ़ी को मिले। मैं भले ही दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन राजस्थान से मेरा अटूट प्रेम सदैव बना रहेगा। मैंने अगस्त में ही अपने इस्तीफे की पेशकश कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कर दी थी, लेकिन उन्होंने मुझसे पद पर बने रहने को कहा था। इसी के साथ ही गहलोत ने कहा कि राजस्थान का सीएम कौन होगा, ये फैसला विधायक दल की बैठक के बाद लिया जाएगा। गहलोत ने अपने बयान में नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने की बात कहकर साफ कर दिया कि पायलट के सीएम बनने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विधायक भी पायलट के साथ नजर आ रहे हैं। राजेंद्र हुडा ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का फैसला आलाकमान करेंगे। आलाकमान जो भी फैसला करेंगे वह सभी को मंजूर है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हम लोगों का मानना है कि राजस्थान के लिए सचिन पायलट से बढ़िया लीडर कोई नहीं है, उन्हें मौका देना चाहिए। अब गहलोत से लेकर विधायक तक पायलट के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आलाकमान किसे राजस्थान की जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन जो भी फैसला होगा उसका असर चुनाव पर जरूर होगा। अशोक गहलोत के इस बयान से साफ है कि वो राजस्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि वो अपना उत्तराधिकारी किसे चुनते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की। आज 18वें दिन की शुरुआत त्रिशूर जिले से हुई। यात्रा में आज भी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम नजर आया। देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 18वें दिन की शुरुआत त्रिशूर के थिरूर से हुई। आज भी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी के साथ यात्रा का आगाज हुआ। आज की केरल यात्रा सेंट फ्रांसिस जेवियर्स फॉरेन चर्च में रुकेगी और शाम 5 बजे वडक्कंचेरी जंक्शन से फिर से यात्रा शुरू होकर शाम 7 बजे वेट्टिकटीरी पहुंचेगी। यात्रा की जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा, #भारत जोड़ो यात्रा का 18वां दिन त्रिशूर जिले के थिरूर से सुबह 6:40 पर शुरू हुआ। सुबह 9 बजे तक पदयात्री 10 किलोमीटर चलकर वडक्कंचेरी के पास सुबह के पड़ाव तक पहुंचे। हरे भरे दृश्यों और स्थानीय लोगों की गर्मजोशी के साथ
मुख्य आकर्षण आशा कार्यकर्ता साथ चल रही थी। वहीं राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि यात्रा का मकसद राज्य प्रायोजित नफरत का विरोध करना, सांप्रदायिक एजेंडे से लड़ना, आर्थिक गलतियों पर सवाल उठाना और किसानों और युवाओं की आवाज उठाना है। उन्होंने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। पीएम अक्सर पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया। हमने भारत को कभी भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी नहीं दी, हमने कभी भी रिकॉर्ड मूल्य वृद्धि का सामना नहीं किया। भाजपा सरकार किसानों, युवाओं और महिलाओं की सरकार नहीं है। ये 5 से 6 सबसे अमीर भारतीयों के लिए सरकार है जो अपने इच्छित किसी भी व्यवसाय पर एकाधिकार कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि विभाजित और नफरत से भरा भारत हमारे हित में नहीं है। केरल के लोगों ने दिखाया कि वे प्यार में विश्वास करते हैं, नफरत में नहीं। वे एकता में विश्वास करते हैं, विभाजन में नहीं। केंद्र में सरकार नफरत, अहंकार और विभाजन का प्रचार करती है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को यात्रा कर्नाटक में प्रवेश कर जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा केरल में 19 दिनों में 450 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी और 7 जिलों को कवर करेगी। भारत जोड़ो यात्रा 5 महीने की है, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3570 किलोमीटर से अधिक लंबी पैदल यात्रा है। लोगों की भीड़ राहुल के जोश को हर रोज दुगना कर रही है, तो वहीं दूसरे राज्यों में भी भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखने लगा है। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा को फायदा मिलना पक्का माना जा रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का असर बीजेपी पर दिखाई देने लगा है। पार्टी को अपने हाथ से सत्ता खिसकती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तो पहले ही दावा कर रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरे देश में दिखाई देगा। इसलिए इस यात्रा के दौरान गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही राहुल गांधी ज्यादा प्रचार ना करें, लेकिन उनका नाम घर घर पहुंच चुका है। ये यात्रा इतिहास रचने वाली है और कांग्रेस नेताओं की बातें सच साबित होती हुई दिख रही हैं। इस समय भारत जोड़ो यात्रा केरल में है। केरल में भले ही बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली हो, लेकिन चुनाव में उसे करीब 15% वोट मिलता रहा है। लेकिन कांग्रेस की यात्रा के बाद बीजेपी का ये वोट बैंक ही खतरे में फंस गया है, जिसके बाद पार्टी राज्य में अपना आधार बचाने में जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल पहुंच गए हैं। कर्नाटक में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी तो उसके साथ पीएम मोदी और अमित शाह की रैली कराने की तैयारी चल रही है। और सबसे ज्यादा असर तो इस समय गुजरात सरकार पर दिखाई दे रहा है। गुजरात में अगले महीने ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में इस यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा डर गुजरात बीजेपी में दिखाई दे रहा है। गुजरात में इस समय 36वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और इन खेलों को लेकर जो पोस्टर गुजरात में लगाए गए हैं वो चर्चा का विषय बन गए हैं। इन पोस्टर्स को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। इन पोस्टर्स को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा, #भारत जोड़ो यात्रा का जबरदस्त असर अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लगाई गई होर्डिंग्स पर दिख रहा है, जो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक होने हैं। थीम लाइन है, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। साफ है, अब बीजेपी को भी भारत जोड़ो की चिंता हो रही है। ये राहुल गांधी की यात्रा का असर है या फिर गुजरात चुनाव का डर। खैर जो भी हो, लेकिन ये साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर गुजरात सरकार पर भी दिख रहा है। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बीजेपी की जमीन खिसकती जा रही है। जमीन तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी की खिसक रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी में सेंध लगाने की बीजेपी की रणनीति फेल हो गई है। बीजेपी को जोर का झटका लगा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बीजेपी अपने मंसूबों में फेल हो गई है। वैसे विपक्षी पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी का हिस्सा बनाने में बीजेपी को महारत हासिल है, लेकिन इस बार बीजेपी को मात मिली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से ने शनिवार को उन खबरों का खंडन किया कि वो बीजेपी लौटने की योजना बना रहे हैं। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने जलगांव में एक जनसभा के दौरान दावा किया था कि खड़से ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस टिप्पणी से अटकलें तेज हो गई थी कि खड़से फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि खड़से ने अमित शाह से मिलने से इनकार किया, लेकिन ये जरूर मान लिया कि उन्होंने उनसे फोन पर बात जरूर की थी। खड़से ने मीडिया से कहा, गृह मंत्री से बात करने वाले किसी पर भी कोई रोक नहीं है। हालांकि मेरा उस पार्टी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है जो मेरे साथ खड़ी हो और मेरा समर्थन करती हो। एनसीपी ने शनिवार को उन खबरों का खंडन किया कि खड़से बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। जलगांव के मुक्ताई नगर के रहने वाले खड़से ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत
बीजेपी के साथ की और 1989 से लगातार 6 बार पार्टी के टिकट पर चुने गए। उनका देवेंद्र फडणवीस के साथ मतभेद हो गया और उन्हें 2016 में मंत्री के रूप में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2020 में एकनाथ खड़से एनसीपी में शामिल हो गए थे। आपको बता दें, इसी साल जून में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। महाविकास आघाड़ी में उद्धव गुट वाली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है। जून में आई इस राजनीतिक अस्थिरता के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जहां एनसीपी अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है, वहीं शिवसेना का उद्धव खेमा भी अपनी खोई जमीन को मजबूत करने में जुटा है। और बुलेटिन के आखिर में बात गोवा चुनाव में खर्च हुई बेतहाशा दौलत की। गोवा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने जमकर पैसा खर्च किया था। राजनीतिक दलों ने प्रचार में हुए खर्च को लेकर जो जानकारी दी है, उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब तक दावा किया जा रहा था कि चुनावों में बीजेपी पानी की तरह पैसा बहाती है, लेकिन गोवा में कहानी पलट गई है। बीजेपी मीलों पीछे छूट गई है। तो किस दल ने चुनाव में किया है सबसे ज्यादा खर्च, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी के साथ टीएमसी और आम आदमी पार्टी बने रहे। कांग्रेस दावा करती रही कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी बीजेपी को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी विरोधी वोटों के बंटवारे की रणनीति बना रहे हैं और इसके लिए जमकर पैसा बहाया जा रहा है। जांच होनी चाहिए कि ये पैसा कहां से आ रहा है। कांग्रेस के आरोप चुनाव परिणाम में सच साबित हुए और अब चुनाव आयोग की ओर से भी इस पर मोहर लगा दी गई है। दरअसल राजनीतिक दलों ने चुनावी खर्च को लेकर जो जानकारी चुनाव आयोग को दी है, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चुनाव खर्च के मामले में एक ऐसे राजनीतिक दल ने बीजेपी को मीलों पीछे छोड़ दिया, जिसका गोवा में खाता तक नहीं खुला। चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा खर्च टीएमसी ने किया। पार्टी गोवा की 40 सीटों में से 22 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिन पर उसने 47 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च किए। यानी एक सीट पर 2 करोड़ से भी ज्यादा टीएमसी ने खर्च किए। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही, जिसने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने चुनाव में 17 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए। यानी एक सीट पर पार्टी ने खर्च किए 50 लाख रुपए से भी कम। 2017 के विधानसभा चुनाव में मामूली अंतर से सरकार बनाने से चूकी कांग्रेस ने भी इस बार जमकर खर्च किया। पार्टी ने 37 उम्मीदवार उतारे थे, जिन पर 12 करोड़ के करीब उसने अपनी जेब से खर्च किया। आप अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी और उसने 36 सीटों पर चुनाव लड़ा। आपने चुनाव में 3 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए। साफ है, आप टीएमसी ने चुनावों में सीटें भले ही ज्यादा हासिल ना की हो, लेकिन उसने कांग्रेस का खेल जरूर खराब कर दिया। आपको 2 और टीएमसी को 0 सीट मिली, लेकिन अधिकांश सीटों पर इन दोनों दलों ने कांग्रेस का वोट काटकर बीजेपी की जीत की राह को आसान कर दिया। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।